कि 6000 मानदेय में कैसे अपने बच्चों का लालन पालन, अपने बच्चों की पढ़ाई या खुद अपनी परवरिश हम कैसे कर सकते हैं। सरकार कहती है कुपोषण मुक्त भारत होना चाहिए। जब हम ही कुपोषित हैं तो हम कुपोषण मुक्त भारत कैसे कर सकते हैं और सरकार मुझसे उम्मीद कैसे कर रही है। रुपया मिलता है जो कि ये बहुत इस महंगाई के समय में बहुत ही अल्प मानदेय है। इस अल्प मानदेय में गुजारा भत्ता करना बड़ी मुश्किल है। हम लोग किस तरह से अपनी गुजारा कर रहे हैं ये शायद सरकार को पता नहीं है। जो सरकार 6000 रुपया हमको दे रही है, इतने में तो जो कुत्ता बिल्ली पाले हैं उनका भी पेट नहीं भरता होगा और सरकार हम आंगनबाड़ियों के बच्चों के लालन पालन के लिए अपने पेट को भरने के लिए दे रहे हैं। मैं सरकार को आगाह करना चाहती हूँ कि चेत जाइए मोदी जी, चेत जाइए योगी जी। उतर गई है आंगनबाड़ी, ललकार दी है आंगनबाड़ी। याचना नहीं अब होगा, संग्राम बड़ी भीकर होगा किया जाएगा और मुख्यमंत्री के पद से उनको हटाने का काम किया जाएगा। देख लीजिए आपका 13,000 रुपया, 14,000 रुपया केवल मानदेय है। 14,000 रुपया केवल मानदेय है। 1250 रुपया जो आपको लाडली बहना का मिलता है। 15,200 कुछ रुपया हो गया है मध्य प्रदेश में। दिल्ली में 11,500 रुपया है। केरल में आपके 14,000 रुपया है। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा आपके उत्तर प्रदेश में मोदी जी से, योगी जी से थी। और हम लोगों का धरना प्रदर्शन गोरखपुर विकास भवन में चल रहा था, तब यही योगी जी, नितिन गडकरी जी का दौरा था, लेकिन यही योगी जी जो है नितिन गडकरी का दौरा छोड़ करके और हम लोगों के बीच में आए और कहे कि मेरे सरकार को लाइए, मेरी बहनों मेरे सरकार को लाइए। हम 35,000 रुपया, 28,000 रुपया आपका मानदेय करेंगे और सम्मानजनक और सेवा नियमावली बनाएंगे। जो जीतेंगे जीतेंगे आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, और कैसे किया जा रहा है और अगर हमको रिटायर किया जा रहा है तो हम एक मुफ्त धनराज और ग्रेचुअलिटी के अधिकारी हैं और हम मिलेंगे तो इसके आगे तो भीषण लड़ाई होगी। भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा है तो अक्टूबर से बहुत ही बृहद आंदोलन होगा और याचना नहीं अब रह होगा और दिखा दिया जाएगा कि नारी शक्ति क्या होती है। बात हो रहा है विभाग और आंगनबाड़ी को कुछ मिल नहीं रहा। विभाग और प्रधान, जो ग्राम प्रधान है, वो सारा पैसा कहीं ना कहीं से खा करके बैठ जा रहे हैं। कहीं कहीं कुछ खाना बने हैं जहाँ पे आंगनबाड़ी, जहाँ प्रधान अच्छे हैं, 2-4 प्रधान ऐसे हैं जो ठीक है, तो उन्होंने आंगनबाड़ी को खाना बनाने के लिए पैसा दे दिया, वहाँ पर खाना बने हैं, लेकिन एक ही बार ही पैसा आया है। से कैसे गुजारा होगा। मैं नौकरी करती हूँ, मेरी बच्ची अभी छोटी है, लेकिन जब कोई चीज़ मांगी जाती है, मेरी बच्ची कहती है मम्मी ये चीज़ ले दो, तो मैं नौकरी करते हुए भी अपनी बच्ची की मांग को पूरा नहीं कर पाती हूँ। मेरा कलेजा फट जाता है। और जब हम लोगों की नियुक्ति हुई तो सरकार इस नियुक्ति के लिए विधवा को और तलाकशुदा को, तो बताइए सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। किसमें असहाय महिलाएं हैं उनके लिए भी सरकार कुछ सोचे। जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो के लिए महिला कैसे गुजारा करेगी। जो सरकार है उसका महंगाई पे इतना, जो जरूरी चीज़ें हैं घर में, जो जरूरी चीज़ें, आलू आज 35 रुपया किलो बिक रहा है। अगर हम लोग एक टाइम का सब्जी लाते हैं तो हमें सब्जी खाने भर किस मानदेय से औकात नहीं है। किसी दिन मेरे बच्चे बिना सब्जी के सो जाते हैं, किसी दिन बिना खाए सो जाते हैं। तो मैं सरकार से ये अपेक्षा करूँगी कि हम लोगों के मानदेय में वृद्धि करें, ताकि मतलब हम लोग, क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले नहीं महसूस होता था, लेकिन जब कहते हैं ना खुद पे बीतती है तो पता चलता है। तो आज मैं अपने अंदर के भाव से इस चीज़ को कह रही हूँ कि सरकार कम से कम ये लोगों का मुंह ना देख के, तो हम लोगों जैसे महिलाओं को मुंह का देख के बढ़ाए, ताकि हम लोग भी अपने अच्छे बच्चों का, मेरे पति थे तो मेरे बच्चों की पढ़ाई चलती थी, आज मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। मेरे बच्चे जब कहते हैं मम्मी मेरी आगे की शिक्षा को पूरी करिए, तो मैं कैसे करूँ। देश के सभी सम्मानित नागरिकों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम मोनी है और यहाँ पे हम लोग यहाँ इको गार्डन लखनऊ में ये कर्मचारी लोग जो है अपनी मांगों को लेकर आई हुई हैं और उसमें जो है पहला मांग है कि सरकार जो ईसीसी एजुकेटर की भर्ती कर रही है उसको बंद करे। हम लोग पूरी तरह से सक्षम हैं उस कार्य को करने के लिए और 2 अक्टूबर 1975 की ये योजना है और इतने दिनों से हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें। और हम लोगों के खास साथ समूह, सखी, कोटेदार, प्रधान सबको उसमें लगा दिया जा रहा है। हम लोगों के कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं लोग। इन लोगों को भी जो है हटाया जाए और कोई एक मुख्य धारा से हम लोगों को जोड़ा जाए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे किस उद्देश्य से ये धरना चल रहा है, क्या दिक्कत है? जी, इको गार्डन में आंगनबाड़ियों का जो ये संयुक्त मोर्चा है, आंगनबाड़ियों का ये जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो एजुकेटर भर्ती है उसको रद्द करने के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपना धरना प्रदर्शन 2 दिवसीय कर रहे हैं। 19 और 20 का धरना है और सरकार को ये आगाह कर रहे हैं कि हम लोग एजुकेटर भर्ती न किया जाए। हम लोग खुद सक्षम हैं कि एजुकेटर भर्ती के लिए हम लोग जो है, हम लोग का ट्रेनिंग भी हो चुका है 2020 से
और हम लोग 3-4 बार ट्रेनिंग कर चुके हैं। एजुकेटर भर्ती निरस्त किया जाए। अगर सरकार इसको निरस्त नहीं करती है तो आगे के लिए बहुत भीषण आंदोलन किया जाएगा और सरकार से अब याचना नहीं किया जाएगा, अब रण किया जाएगा। और मोदी जी को ये चेतावनी है, योगी जी को चेतावनी है कि ये चेत जाए, नहीं तो जैसे कुर्सी पे बैठाने का काम किया गया है वैसे कुर्सी से उतारने का काम किया जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने मानदेय से संतुष्ट हैं? नहीं, 6,000 मानदेय में आप ही बताइए कि 6,000 मानदेय में कैसे अपने बच्चों का लालन पालन, अपने बच्चों की पढ़ाई या खुद अपनी परवरिश हम कैसे कर सकते हैं? सरकार कहती है कुपोषण मुक्त भारत होना चाहिए। जब हम ही कुपोषित हैं तो हम कुपोषण मुक्त भारत कैसे कर सकते हैं और सरकार मुझसे उम्मीद कैसे कर रही है? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आखिर कितना मिलता है और कितना आप चाह रही हैं मानदेय? केंद्र सरकार से मुझे 4500 रुपया मिलता है, राज्य सरकार से मुझे 1500 रुपया मिलता है, जो कि ये बहुत इस महंगाई के समय में बहुत ही अल्प मानदेय है। इस अल्प मानदेय में गुजारा भत्ता करना बड़ी मुश्किल है। हम लोग किस तरह से अपनी गुजारा कर रहे हैं ये शायद सरकार को पता नहीं है। जो सरकार 6,000 रुपया हमको दे रही है, इतने में तो जो कुत्ता बिल्ली पाले हैं उनका भी पेट नहीं भरता होगा और सरकार हम आंगनबाड़ियों के बच्चों के लालन पालन के लिए अपने पेट को भरने के लिए दे रहे हैं। मैं सरकार को आगाह करना चाहती हूँ कि चेत जाइए मोदी जी, चेत जाइए योगी जी। उतर गई है आंगनबाड़ी, ललकार दी है आंगनबाड़ी। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ी भीषण होगा। अच्छा ये बताइए कि आप किस राज्य से हैं? मैं उत्तर प्रदेश राज्य से, गोरखपुर जिले से और योगी जी के घर से हूँ। और योगी जी अगर मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो गोरखपुर में उनकी कुर्सी छीनने का काम किया जाएगा और मुख्यमंत्री के पद से उनको हटाने का काम किया जाएगा। अच्छा एक बात और बताइए, मुख्यमंत्री जी यूपी से हैं और इतना कम मानदेय दे रहे हैं आप लोगों को। सही बात है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में 6,000 रुपये में जो है परिवार चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और बाकी बिहार प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं जो अपनी आंगनबाड़ियों को इतना बढ़िया मानदेय देते हैं। और राज्यों में भी कुछ हद तक ठीक मानदेय है, लेकिन ये क्या चाह रहा है, ये विचार क्यों बना है? और राज्यों में तो मानदेय बहुत ही संतोषजनक है, सम्मानजनक तो नहीं है लेकिन संतोषजनक है। मध्य प्रदेश को देख लीजिए, आपका 13,000 रुपया, 14,000 रुपया केवल मानदेय है। 14,000 रुपया केवल मानदेय है। 1,250 रुपया जो आपको लाडली बहना का मिलता है। 15,200 कुछ रुपया हो गया है मध्य प्रदेश में। दिल्ली में 11,500 रुपया है। केरल में आपके 14,000 रुपया है। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा आपके उत्तर प्रदेश में मोदी जी से, योगी जी से हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइए दीदी कि ये योगी जी अभी जब सत्ता में नहीं थे तो आप लोग बता रही हैं कि वो आके मेरे सामने 3,000 के बदले 30,000 की बात किए थे। आज उनको सत्ता में आए 6-7 साल हो गए, तो क्या आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ करेंगे? जब अखिलेश जी की सरकार थी और हम लोगों का धरना प्रदर्शन गोरखपुर विकास भवन में चल रहा था, तब यही योगी जी, नितिन गडकरी जी का दौरा था, लेकिन यही योगी जी जो है नितिन गडकरी का दौरा छोड़ करके और हम लोगों के बीच में आए और कहे कि मेरे सरकार को लाइए, मेरी बहनों मेरे सरकार को लाइए, हम 35,000 रुपया, 28,000 रुपया आपका मानदेय करेंगे और सम्मानजनक और सेवा नियमावली बनाएंगे। जो कि आज दूसरा कार्यकाल उनका है, एक कार्यकाल बीत गया, दूसरा कार्यकाल है, अभी तक उनके सर पे जू तक नहीं रेंगा है। इन बहनों के पीछे कोई ममता, कोई रिस्पांस, कोई लायबिलिटी अपना समझ ही नहीं रहे हैं। जीतेंगे जीतेंगे, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक चीज़ और बताइए, मानदेय का तो ये हाल है और जब आप लोग रिटायर होंगी, रिटायर भी कर रहे हैं सुन रहे हैं 62 साल पे, तो क्या कुछ पेंशन, कुछ ग्रेचुइटी की बात हो रही है? हम योगी जी से और मोदी जी से रिटायरमेंट की जो बात कर रहे हैं, हम लोग की जब नियुक्ति हुई है और यही विभाग कह रहा है कि हम अनरेरियम हैं, हम एक मानदेय वर्कर हैं, हम एक समाजसेवी हैं। अगर हम समाजसेवी हैं तो हमको रिटायर कैसे किया जा रहा है? और अगर हमको रिटायर किया जा रहा है तो हम
हम एक मुफ्त धनराज और ग्रेचुएलिटी के अधिकारी हैं और हम योगी जी से कह रहे हैं कि हमको अगर रिटायर कर रहे हैं तो हमको एक मुफ्त धनराशि देने की कृपा करें। अनुरोध है, विनय है, और नहीं मानेंगे तो इसके आगे तो भीषण लड़ाई होगी ही होगी। अच्छा, कहाँ तक जो है आप लोगों की मांगे हैं कि कितनी ग्रेचुइटी होनी चाहिए और कितना पेंशन मिलना चाहिए कि इस महंगाई में अपने परिवार के लिए हम कुछ 10 लाख ग्रेचुएलिटी होनी चाहिए। और पेंशन तो कम से कम उनको 12 से 15 हज़ार रुपया महीना दे ही दें, नहीं तो हम लोग की बुढ़ापा कैसे कटेगी भाई। बच्चे हैं उठा के दूध के मक्खी की तरह फेंक देंगे। जीवन भर तो हम इन लोगों का सेवा किए, समाज का सेवा किए, और अब दूध के मक्खी की जैसे हम लोग फेंके जा रहे हैं। हम लोगों का कोई सेवा नियमावली नहीं कि हम लोग रिटायर हों, लेकिन ये सेवा नियमावली केवल भाजपा के शासन में बना है। हम लोग का कोई सेवा नियमावली नहीं था कि हम लोग रिटायर होंगे। अगर हम रिटायर हैं तो हम कर्मचारी घोषित होकर रिटायर होंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इतना काम आप लोग करती हैं, धरातल से लेके धरातल तक जितना काम है अपना, और एक गर्भवती महिला से लेके 6 वर्ष के गर्भ से लेकर साला पूर्व शिक्षा तक की काम करती हैं आप लोग। बताइए, इतना काम करती हैं, अन्य विभागों का काम करती हैं, अदर कोई पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है, और मानदेय भी इतना कम है, और वो अभी मानदेय भी बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, वादा करके वादा खिलाफी कर दिए। तो क्या आपको लगता है कि पेंशन की मांग हो रही है, ग्रेचुइटी की मांग हो रही है, मानदेय बढ़ाने की मांग हो रही है, तो कहाँ तक संभव है ये कुछ करेंगे? संभव तो सब कुछ है। जब ये अपने शासन सत्ता में एक से एक सेवा नियमावली बना सकते हैं तो क्या हम लोगों की सेवा नियमावली नहीं बना सकते हैं? संभव बहुत कुछ है। अगर योगी और मोदी कुछ करना चाहे तो संभव बहुत कुछ है, उथल से पथल कर सकते हैं, लेकिन ये लोग कुछ करना नहीं चाह रहे हैं हम लोगों के पक्ष में। अच्छा, देखिए, आप लोगों की समस्या से आज हम रूबरू हुए, हमें भी पता चला कि हमारी बहनें कितना काम करती हैं। उतना काम तो एक बड़ा से बड़ा अधिकारी भी नहीं करता होगा जितना काम लिया जाता है। तो इसके पीछे अब सरकार की मंशा क्या है? अगर वो नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या है? अगर एजुकेटर भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा है तो अक्टूबर से बहुत ही बृहद आंदोलन होगा, और याचना नहीं अब रण होगा, और दिखा दिया जाएगा कि नारी शक्ति क्या होती है। देश के नागरिकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बृजकांति सिंह, हम गोरखपुर से हैं, और हमारे बगल में बैठी हैं आंगनबाड़ी विभाग के कर्मचारी श्रीमती संगीता आर्या जी, जो गोरखपुर से आई हैं। मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिनका उत्तर वो देंगी, ठीक है? हाँ, ये पूछ रहे हैं आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं गोरखपुर से हूँ। क्या काम करती हैं, किस विभाग से हैं? मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हूँ। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोरखपुर की हूँ मैं। और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होने के नाते, जैसा कि 1975 से ये आंगनबाड़ी संगठन आंगनबाड़ी विभाग चल रहा है, और 1975 से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ काम कर रही हैं। गांव में गर्भवती महिला से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का और उसके अलावा किशोरियों का भी वो देखभाल आंगनबाड़ी ही करती हैं। अच्छा, ये करें कि सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना आंगनबाड़ी का है, ICDS विभाग है, इसमें आप लोग तरह तरह का काम करती हैं, क्षेत्र में जाती हैं, तो जो सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं हैं उसको आप जन जन तक कैसे पहुंचाती हैं, और पहुंचाने में क्या कठिनाई आती है आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सरकार आंगनबाड़ियों को ही कोई सुविधा नहीं दी है। बहुत सारे आंगनबाड़ी ऐसे आज भी हैं जो पेड़ के नीचे चलाती हैं। उनको सरकार द्वारा ना कोई सुविधा दी गई है। अगर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पेड़ के नीचे चलाएगी और बारिश और धूप में गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, तो सबसे बड़े तो पहले सरकार को उसको सुविधा देना चाहिए कि वो कम से कम एक छत के नीचे बच्चों को पढ़ा सके। दूसरी जो सरकार की अन्य व्यवस्थाएं हैं कि एक गांव में कोई व्यक्ति रह रहा है, वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दे सकता, वो बढ़िया प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उस गांव में आंगनबाड़ी है। तो आंगनबाड़ी का काम है कि आंगनबाड़ी वो प्लेवे का काम करती है, प्री प्राइमरी शिक्षा देती है बच्चों को। तो सरकार अगर आंगनबाड़ी को सुविधा देगी, किताबें हैं, एक भवन है, और बच्चों जो भी चीज़ें बच्चों के शिक्षा के लिए ज़रूरी होती है, अगर सरकार उनको वो देती है, तो निश्चित रूप से जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं वो आंगनबाड़ी में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और आंगनबाड़ी के लिए ये और अच्छा होगा कि वो गाँव में सारी सुविधाएँ अगर मिलती हैं तो और भी अच्छा काम कर सकती है।
है। लेकिन मैम सरकार तो ये दावा करती है कि हम ICDS विभाग को तरह तरह की सुविधाएं देते हैं, ये फंड वो फंड, अभी प्री प्राइमरी किट देने की बात कही है, पोषाहार देती है और हार्ड कुकी भी व्यवस्था की है। तो आप लोग इन सारी योजनाओं का कैसे संचालन करती हैं और कहाँ तक धरातल पे ये सही से हो पाता है? देखिए, जहाँ तक हार्ड कुक की बात करें तो हार्ड कुक योजना सरकार ने लागू किया, मगर सिर्फ वो अब एक तरह से देखा जाए कि चुनाव का जुमला ही था, क्योंकि सरकार ने एक बार सिर्फ पैसा दिया और एक बार वो पैसा आने के बाद से ये पैसा लगभग अक्टूबर-नवंबर में आया था और वो पैसा आने के बाद में वो पैसा प्रधान और आंगनबाड़ी के संयुक्त खाते में पैसा आया। कई जगह ऐसा हुआ कि वो आंगनबाड़ी के विरोध में प्रधान है, क्योंकि वो प्रधान भी उसी गांव का निवासी होता है, एक आंगनबाड़ी भी उसी गांव की निवासी होती है और प्रधान ऐसा भी होता है कि उस आंगनबाड़ी से उस प्रधान की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो जिसके वजह से वो आंगनबाड़ी को परेशान करते हैं, पैसा निकालने के लिए वो नहीं जाते हैं। और कहीं कहीं के प्रधान ऐसे भी हैं जो पैसा तो निकाल रहे हैं लेकिन वो सारा पैसा वो खुद ब खुद ले रहे हैं। अब ये पैसे का सरासर बंदरबाट हो रहा है, विभाग और आंगनबाड़ियों को कुछ मिल नहीं रहा। विभाग और प्रधान जो ग्राम प्रधान है वो सारा पैसा कहीं ना कहीं से खा करके बैठ जा रहे हैं। कहीं कहीं कुछ खाना बने हैं जहाँ पे आंगनबाड़ी, जहाँ प्रधान अच्छे हैं, 2-4 प्रधान ऐसे हैं जो ठीक है, तो उन्होंने आंगनबाड़ियों को खाना बनाने के लिए पैसा दे दिया, वहाँ पर खाना बने हैं, लेकिन एक ही बार ही पैसा आया है और पूरे साल में अभी तक लगभग 8-9 महीने के हो गया, अब तक पैसा खाने का नहीं आया है। अच्छा, ये बताइए, ये अभी बहुत बड़ा वो लगा था कि प्री प्राइमरी किट दिया जा रहा है बच्चों को और मतलब 10,000 तक के बजट पास किए गए थे, तो प्री प्राइमरी किट में क्या क्या मिला था और कैसे किट थे? देखिए, उसमें कुर्सी और मेज थे, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने थे और स्लेट वगैरह मिले थे बच्चों के लिए। ये प्री प्राइमरी किट सरकार तो दी है लेकिन सभी आंगनबाड़ी को नहीं मिला है। ये कुछ को लोकेटेड आंगनबाड़ियाँ, कुछ गिने चुने आंगनबाड़ी सेंटर पे ही प्री प्राइमरी किट दिए गए हैं। अच्छा, ये बताइए, जब एक विभाग है और एक समान सारी आंगनबाड़ियाँ हैं, सारे केंद्र एक समान है, तो कुछ ही केंद्र को ये सामान क्यों देती है सरकार? अब ये सरकार की सोची समझी क्या प्लान है, क्या सरकार चाहती है, ये तो सरकार ही बता सकती है, क्योंकि भाई हम तो गांव में काम करते हैं और हमको सरकार के द्वारा जो सुविधा मिलेगी हम उसी पे आधारित काम करेंगे। तो सरकार को ये प्रश्न तो हमको सरकार से पूछनी चाहिए कि सरकार ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार करी कि वहाँ पे जिस ग्राम सभा में 5 आंगनबाड़ियाँ हैं, कहीं 6 है कहीं 10 है, वहाँ पे एक आंगनबाड़ी को किट दिया गया है, 10 में से अगर एक आंगनबाड़ी को किट मिला है और बाकी को 9 नहीं मिला है, तो सरकार को ये बराबर होना चाहिए कि बच्चे वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी बच्चों प्री प्राइमरी के बच्चे पढ़ने जाते हैं, फिर सामान तो उनको भी मिलना चाहिए ना। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि वो प्री प्राइमरी किट जो है वो सारे आंगनबाड़ी सेंटर पे होने चाहिए ताकि बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा पा सके। अच्छा, अभी सरकार का कोई नई योजना आई है जिसपे आप लोगों को काम करने को कहा जा रहा है? सरकार के अभी देखिए सितंबर में पोषण पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें गांव में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ होती हैं वो गांव में जागरूकता का काम करती हैं कि गर्भवती से लेकर के किशोरियत तक के खाने पीने, उनके टीकाकरण, साफ सफाई, इन सब चीज़ों के बारे में वो रैलियों के माध्यम से और एक चौपाल के माध्यम से गांव में जागरूकता देने का काम करती हैं। मैं आंगनबाड़ी कार्य करती हूँ और मैं गोरखपुर से आई हूँ और मैं एक मेरे पति नहीं है, मैं एक विधवा महिला हूँ। तो वही मैं ये सरकार को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पति पत्नी है उनके साथ एक सहारा, मैं तो अकेली महिला हूँ, फिर भी मेरा वो लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है, तो मेरा बताइए इतने वेतन से कैसे गुजारा होगा। मैं नौकरी करती हूँ, मेरी बच्ची अभी छोटी है, लेकिन जब कोई चीज़ मांगी जाती है, मेरी बच्ची कहती है मम्मी ये चीज़ ले दो, तो मैं नौकरी करते हुए भी अपनी बच्ची की मांग को पूरा नहीं कर पाती हूँ, मेरा कलेजा फट जाता है। और जब हम लोगों की नियुक्ति हुई तो सरकार इस नियुक्ति के लिए विधवा को और तलाकशुदा को, तो बताइए सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए कि इसमें असहाय महिलाएं हैं उनके लिए भी सरकार कुछ सोचे। जो और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो अकेली महिला कैसे गुजारा करेगी। जो सरकार है उसका महंगाई पे इतना जो ज़रूरी चीज़ें हैं घर में, जो ज़रूरी चीज़ें, आलू आज 35 रुपया किलो बिक रहा है। अगर हम लोग एक टाइम का सब्जी लाते हैं तो हमें सब्जी खाने भर किस मानदे से औकात नहीं है। किसी दिन मेरे बच्चे बिना सब्जी के सो जाते हैं, किसी दिन बिना खाए सो जाते हैं। तो मैं सरकार से ये अपेक्षा करूँगी कि हम लोगों के मानदेय में वृद्धि करे, ताकि हम लोग, क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले नहीं महसूस होता था, लेकिन जब कहते हैं ना खुद पे बीतती है तो पता चलता है। तो आज मैं अपने अंदर के भाव से इस चीज़ को कह रही हूँ कि सरकार कम से कम ये लोगों का मुंह ना देख के, तो हम लोगों जैसे महिलाओं को मुंह का देख के बढ़ाए, ताकि हम लोग भी अपने अच्छे बच्चों का, मेरे पति थे तो मेरे बच्चों की पढ़ाई चलती थी, आज मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट गई है
मेरे बच्चे जब कहते हैं मम्मी मेरी आगे की शिक्षा को पूरी करिए, तो मैं कैसे करूं? जब नियुक्ति हुई थी तो सरकार वरीयता देता है, उम्र में देता है कि तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, तो इनको उम्र में वरीयता दिया जाए। तो जब तलाकशुदा और विधवा हैं तो उनको सुविधाओं में भी तो देना चाहिए ना। आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलता है कि बस? नहीं, हम लोग को मानदेय किसी का कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। और हम बताइए, हम लोगों को पेंशन भी नहीं मिलेगा, ग्रेजुएटी भी नहीं मिलेगी, तो हम लोग की ज़िंदगी का गुजारा कैसे होगा? ठीक है, तो सरकार से अब क्या चाहती हैं? अपने लिए क्या चाहती हैं? अपनी जैसे महिलाओं के लिए क्या चाहती हैं? मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि कम से कम मुझे 18,000 वेतन दे, ताकि मैं अपने बच्चों को कम से कम अच्छा भोजन दे सकूँ। अभी पढ़ाई और तो सब अलग चीज़ है, मैं अपने बच्चों को भोजन देने लायक कम से कम मतलब हम लोगों का मानदेय हो जाए। सरकार ये अगर एक दिन की सब्जी में 100 रुपया खर्च हो जा रहा है, तो बताइए और चीज़ें मैं कहाँ से करूँ? सरकार अगर मतलब हम लोग के बारे में नहीं सोच रही तो महंगाई आलू 2 रुपये किलो कर दे, तब हमको समझ में आएगा ना कि चलिए मेरा इतने मानदेय में हो। सरकार महंगाई को बढ़ाने के लिए जान रही है और चीज़ को जान रही है, क्या हम लोगों के बारे में सरकार नहीं जान रही है? क्योंकि आप एक विधवा महिला हैं और ऊपर से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आप 1000 आबादी पे काम करती है, तो समाज में भी बहुत तरह की समस्याएं आपके साथ आती होंगी। जो महिलाएं शादीशुदा हैं, उनके पति उनके साथ, उनका परिवार उनके साथ है, तो उनके साथ तो थोड़ा कम दिक्कतें आती होंगी। ऊपर से आप विधवा हैं और आंगनबाड़ी है, BLO की ड्यूटी है, तो आप समाज में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या ऐसी कोई समस्या है आपके पास? हाँ दीदी, देखिए समस्या आती है, लेकिन हम अभी पहले भी बोले हैं, समस्या तो आती है। सरकार हम लोगों को गिराने के लिए इतनी समस्याएं डाली, इतनी समस्याएं डाली। हम लोगों की नियुक्ति 10 कक्षा मतलब 10 पास के लोगों पे हुई थी, लेकिन सरकार पोस्टर टेकर डाल दी कि इंग्लिश में लोगों को किया जाए। लेकिन सरकार की जो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सरकार सारी लगाती है कि हम लोग सारे चीज़ को पूरा करते हैं। तो सरकार अगर सब मतलब अपनी मांग को पूरा करवा रही है, तो हमको भी तो अच्छा मानदेय दे। सरकार जब अपनी योजना को ला रही है, अगर हम उसको पूरा करें, कठिनाइयाँ तो बहुत आती है। क्या कठिनाइयाँ बताएं? आप एक अबला महिला हैं, तो आपके जो पार्षद हैं या विधायक हैं, चाहे जो जनप्रतिनिधि हैं, तो आपके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? कोई सपोर्ट करते हैं कि नहीं? कोई मदद किसी तरह का कभी करते हैं? नहीं, हमको कोई मदद नहीं कहीं से मिलता है। हम अपने बलबूते चलते। अभी देखिए, माँ ने मेरे पास पसवेंट थे, तो BLO की ड्यूटी के लिए हम जाते थे, तो मुझको किराए का नहीं खर्चा था। अब साल भर में 3500 मिलता है। अगर मुझे 4 बार कचहरी जाना पड़ता है तो वो भी 0 हो जाता है। तो बताइए, सरकार के काम को मैं निःशुल्क ही कर रही हूँ ना। ठीक है, अगर मान लीजिए जनप्रति की बात छोड़िए, आपके जो विभागीय अधिकारी हैं या निर्वाचन अधिकारी हैं, चाहे वो लोग भी कुछ भी संवेदना दिखाते हैं आपके साथ या नहीं? कुछ भी थोड़ा सा वरीयता करते हैं कि नहीं? कोई नहीं दिखाता है। किसी को अगर ये चीज़ समझ में आता तो आज हम लोगों की स्थिति ये ना रहती। किसी हम लोगों को मतलब विभाग क्या करेगा? विभाग हमारा मतलब जो काम है वो हमको देगा, हमको करना रहेगा। लास्ट बार एक बार पूछेंगे कि आप सरकार से क्या चाहती हैं और अपनी मांगों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या चाहती हैं? मैं सरकार से ये जो हम लोगों की सारी बहनों की जो मांगे हैं वो पूरे करें, और नहीं पूरी करेगी तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।